हेलो एवरीवन, बोर्ड वो में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि आज आप लोगों ने अपने ऑफलाइन क्लासेस में आज जो मंथली टेस्ट होता है, प्रत्येक महीने होता है, वो टेस्ट दिए हैं। आज हम लोग उसी क्वेश्चन पेपर का पूरा डिस्कशन आपके सामने है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर खूब बढ़िया से मिला लीजिए और याद कर लीजिए। और कल क्लास में आइएगा तो बाबू एक एक आदमी से पूछा जाएगा कि किनका कितना नंबर आया है। ठीक है, तो चलिए 11th क्लास का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आज आप लोगों ने एग्जाम दिया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों का 11th क्लास कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है 10th के रिजल्ट के बाद। तो अभी बेसिक चल रहा था। ठीक है, तो बेसिक से भी प्रश्न है और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं सब मिलाकर प्रश्न दिए गए। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है बाबू, कोई लेना देना नहीं है या कोई मतलब नहीं है। ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया था कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तो उसमें क्या था बताइए तो, इज एम आर प्लस नथिंग टू डू विथ था, कि हैव या हैज प्लस नथिंग टू डू विथ था, कि डू या डज प्लस नथिंग टू डू विथ था, कि नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं था। तो आपको याद आ रहा होगा कि आपको बताया गया था हैव या हैज प्लस नथिंग टू डू विथ, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैव या हैज नथिंग टू डू विथ मी, वही डू इट। ओके, चलिए अगला है, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में बताया गया था, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जो कुछ भी जो कुछ भी एक वर्ड मीनिंग का आपको नोट्स दिया गया था, एक डब्ल्यूएच फैमिली का दिया गया था, एक बेसिक वर्ब फॉर्म का दिया गया था ना, और सिंपल सेंटेंस के वर्ड मीनिंग का नोट्स दिया गया था। आप सभी लोग उस वर्ड मीनिंग को याद कर लिए होंगे। ठीक है, उसी में से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे जो कुछ भी, तो जो कुछ भी का आपको याद होगा कि वाट एवर भी होता है और वाट सो एवर भी होता है, दोनों का दोनों होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंड बी बोथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जबकि। जबकि का अंग्रेजी क्या होता है, तो वेराज होता है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है हाउ मेनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जी हाँ, दो गो होता है, एगो हाउ मेनी होता है, एगो हाउ मच होता है। तो आप लोग को याद होगा कि जिसे गिना जा सकता है उसे हाउ मेनी बोलते हैं, आज जिसे नहीं गिना जा सकता है उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं ना। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, जिन्हें गिना जा सकता है तो हाउ मेनी, जिन्हें गिना जा सकता है यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब 6 नंबर यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। अगला है हाउ मच का प्रयोग होता है, तो क्या लिखा है बाबू, गिनी जाने वाली चीजों के लिए, अभी बताया गया था। न गिनी जाने वाली चीजों के लिए हाउ मच का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ फार। हाउ फार का अर्थ क्या होता है, तो कितना दूर, तो कितना दूर किधर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, हुम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। होम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन दिया गया है किसे, या किसको, या कहाँ से, कब से, किस तरह से दिया गया ना। तो किसके लिए किया जाता है बाबू, तो आपको याद होगा किसे, किससे या किसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके लिए किया जाता है होम का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वर्ब थ्री फॉर्म ऑफ फॉल। फॉल का वर्ब थ्री क्या होता है। वर्ब फॉर्म का जो नोट्स दिया गया था उसमें तीनों फॉर्म थे, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 था ना। आप वर्ब 4 और वर्ब 5 तो सेम होता है सबका, आईएनजी लगा दीजिए वर्ब 4 हो जाता है, एस लगा दीजिए वर्ब 5 हो जाता है। तो पूछा गया फॉल का वर्ब 3 क्या होता है, तो फॉलन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ब टू फॉर्म ऑफ कॉम। कॉम कैम कॉम, तो कैम होता है CAM, यानी कॉम का वर्ब टू क्या होता है, कैम होता है, तो कैम किधर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वो 11 नंबर है, द वर्ब टू फॉर्म ऑफ फॉल। तो जो फॉल का वर्ब 3 फॉलन था, तो फॉल का वर्ब 2 अब पूछा गया है, तो फेल होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है द वर्ब टू फॉर्म ऑफ सिंग। सिंग का वर्ब टू क्या होता है, तो सिंग सैंग सुंग होता है ना, तो सैंग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है द वर्ब 3 फॉर्म ऑफ थिंक। थिंक का वर्ब 3 क्या होता है, तो थॉट होता है, याद रखिएगा, THOUGHT, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है द वर्ब टू फॉर्म ऑफ रॉन। रॉन रैन रॉन, रॉन रैन रॉन, RAN, यानी वर्ब टू पूछा गया है ना, तो रैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
आगे जो आपको बेसिक में पढ़ाया गया था कि किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने का कुछ नियम होता है, कुछ तरीका होता है, उसमें आपको कुछ रूल सिखाए गए थे। उस रूल पे आप सभी प्रकार के ट्रांसलेशन को बना सकते थे। याद कीजिए, क्लास में याद आ रहा है? उसी में से 2 रूल पूछा गया, यहाँ पे देखा दिया गया बाबू, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि ये पॉजिटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव है कि निगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो देखिए, चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो यस नो क्वेश्चन से तो इंट्रोगेटिव हो गया, और इसमें नॉट लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव बोले चाहिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलिए, बात सेम होता है। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट। ये इसमें नॉट आया ना, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, हाँ अब हिंदी वाला है, हिंदी व्याकरण का ध्यान दीजिएगा। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? ध्यान से सुनिएगा। स्वर के भेदों के बारे में आपको बताया गया था कि स्वर के भेदों को 2 आधार पर बांटा जाता है, एक उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और एक जाति के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद थे? 3 भेद थे। और जाति के आधार पर कितने थे? 2 थे। कौन कौन 3 भेद थे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर? एगो ह्रस्व स्वर था, एगो दीर्घ स्वर था और एगो प्लुत स्वर था। और जो जाति के आधार पर कितने थे? 2। एगो सजातीय था और एक विजातीय था। तो यहाँ पर केवल उच्चारण में लगने वाले समय पूछा है तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए कौन स्वर है? ध्यान दीजिएगा, ए कौन स्वर है? मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं क्या, देखिए ये ए के बाद आता है ए, तो इसको ह्रस्व समझ लेते हैं और इसको दीर्घ समझ लेते हैं। ये गलती कभी मत कीजिएगा। ह्रस्व स्वर मात्र 4 है। ओके, कौन कौन? अ, एगो छोटका ई, एगो छोटका उ, एगो री। बाकी सभी के सभी दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो ए ओ औ ये सभी के सभी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये ए क्या है? दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कई गो वर्ण है? 52 गो वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन कितना है आपको लिखवाएगा था, लिखवाएगा था ना। स्वर कई गो है? 11 गो है। उसके बाद से 2 गो जो अंग और अ होता है को अनुस्वार और एक को विसर्ग बोलते हैं, दोनों को अयोगवाह बोलते हैं, उनकी संख्या 2 थी। स्पर्श व्यंजन 25 गो था, अंतःस्थ व्यंजन 4 गो था, उष्म व्यंजन 4 गो था और संयुक्त व्यंजन 4 गो था। उसके बाद से हिंदी के 2 गो अपने व्यंजन जिसको द्विगुण व्यंजन बोला जाता है, ड और ढ निचुइया बिंदु वाला 2 गो होता है। टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाता था? 52 गो हो जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, य र ल व ये अंतःस्थ व्यंजन है। उसके बाद से तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह ये उष्म व्यंजन है, याद रखिएगा। तो किधर है उष्म व्यंजन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 20 नंबर था, 21 नंबर यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। छत्र ज्ञ स्र को क्या कहते हैं? तो वही मैंने बोला था ना, य र ल व अंतःस्थ, तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, उष्म। उसके बाद से छत्र ज्ञ और इसी में जुड़ता है स्र। ये क्या होता है? संयुक्त व्यंजन हो जाता है। किधर हो जाए? संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है बाबू, य र ल व अभी बता रहे थे, 2 बार बता दिए, अंतःस्थ व्यंजन किधर है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतःस्थ वर्ण बोलिए, व्यंजन बोलिए, बतिया से। आगे देखिए, आगे बाबू, व्यंजन के कितने भेद हैं? तो व्यंजन के बाबू मुख्यतः 3 गो भेद होता है, याद रखिएगा। एगो स्पर्श व्यंजन, एगो अंतःस्थ व्यंजन और एगो उष्म व्यंजन। ठीक है, तो किधर है? 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बाबू, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? तो आधा हो जाता है। ये पूरा क है, हमें हलंत लगेगा तो क्या हो जाएगा? आधा क हो जाएगा। तो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ, आगे उच्चारण स्थान से पूछा गया है, आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न उच्चारण स्थान से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला है बाबू, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब भ, ये प वर्ग का है तो आपको बताया गया था, इसका ओष्ठ होता है तो होठ से बोला जाता है कौची? भ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है बाबू, ग का उच्चारण स्थान क्या है? किस वर्ग का है? तो क वर्ग का है। तो क ख ग घ अंग ये सभी सभी कंठ से बोले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बाबू, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार चला जाता है, क्योंकि एक जगह और आता है अंग, जो पंचमाक्षर भी इसको बोला जाता है। पंचमाक्षर क्या होते हैं? जो वर्गीय व्यंजन का 5वां अक्षर, जैसे अंग है, य है, अड़ है, न है और एगो म है। ये एक जगह और इनका उच्चारण स्थान बताया गया है जो कि अनुनासिक होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो अंग में अनुनासिक नहीं दिया, नहीं ना दिया है, लेकिन कंठ दिया है क्योंकि क वर्ग का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है बाबू, अण का उच्चारण स्थान क्या है? ट ठ ड ढ अण, ट वर्ग का है तो मूर्धरा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बाबू, क से म तक के 25 वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? क से म तक को
तो उसका 3 गो नाम है, याद कर लीजिए। एगो स्पर्श व्यंजन बोलिए, चाहे स्पर्शी व्यंजन बोलिए, चाहे वर्गीय व्यंजन बोलिए, तीनों को तीनों मतलब सेम होता है। इसमें कौन सा दिया है, तो वर्गीय दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन द्विगुण व्यंजन है। हाँ ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए तभी टिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अण लिखा गया है, तो अण तो होता नहीं है, एगो ड होता है, एगो ढ होता है। आप लोगों ने इसको ट वर्ग में देखा होगा, देखा होगा ना। कभी कभी हम लिखते हैं तो निचुइया हमको बिंदु भी लगाना पड़ता है। एगो तो ड ऑलरेडी है जो कि ट वर्ग में है, जिसमें बिंदु नहीं है। ठीक है, वो स्पर्श व्यंजन हो गया, लेकिन उसी के नीचे जब बिंदु लग जाता है ना, तो वो द्विगुण व्यंजन हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन है, हाँ इसके नीचे बिंदु है, हाँ तो ये कौन सा है, द्विगुण व्यंजन है। यहाँ पे ढ तो है लेकिन निचुइया बिंदु नहीं है, इसका मतलब ये द्विगुण व्यंजन नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो बी और सी ये तो होगा नहीं, अगर इसके नीचे बिंदु होता तब ये ऑप्शन सही होता, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो खूब बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन, खूब ध्यान से देखिए तभी टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आगे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब संदीप सर, ओके तो पढ़िए उनसे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम सिंधु गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो चलिए आज आप लोग 11th क्लास का जो मंथली टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन शुरू हो चुका है, जिसमें विकास सर 1 से 30 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 100 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चूंकि तब हम लोग 11th क्लास जो 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ था, मुश्किल से 14 से 15 क्लास हुए हैं। इस क्लास में जितना बेसिक सीखे हैं, जो चीज सीखे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 31 दिया है, यदि f ऑफ x बराबर इतना हो तो f ऑफ 1 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए हमको क्या निकालना है, f ऑफ 1। तो f ऑफ अंदर क्या है, f ऑफ 1, तो हम आगे क्या करेंगे, f ऑफ 1 का मान निकालेंगे। तो f ऑफ 1 का मतलब क्या हो, जहां जहां x 1 पुट करेंगे तो 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 के 2 कम 2 और माइनस 1, 1 1 कैंसिल कितना गया, 2 आ गया। यानी इस f ऑफ 1 का मान 2 यहाँ 2 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, f ऑफ 2 का मान निकालना है। तो जहां जहां x क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 दूना 4 और माइनस 1, तो 4 4 8 में से गया 7। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी है, तो डी टी करना है। अगला क्वेश्चन, कॉट 37 डिग्री का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, इसका कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। मैं एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसमें एक भुजा होगा 3, एक होगा 4, तो कौन क्या होगा, 5 होगा। ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो बताइए, तो जिस समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 हो, 4 हो, 5 हो, या 3 का 2 गुना 6 हो, 4 का 2 गुना 8 हो, 5 का 2 गुना क्या हो, 10 हो, यानी इसी के अनुपात में, यानी इसी के समरूप कोई अन्य त्रिभुज हो, तो उस त्रिभुज में क्या होता है, जो ये देखिए इधर है 4, तो 4 क्या है, 3 से बड़ा है, तो 4 के सामने वाला क्या होता है, 53 डिग्री होता है, और 3 के सामने वाला क्या होता है, 37 डिग्री होता है। ठीक है, ये छोटा भुजा है तो छोटा कोण, ये बड़ा भुजा है तो बड़ा, ये सबसे बड़ा 5 है तो सबसे बड़ा क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अब इसे बना लिए, तब इसकी सहायता क्या कर सकते हैं, साइन 37, कॉस 37, टेन 37, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 37 डिग्री का कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तिरपन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कॉट 37 डिग्री का मान, तब बताइए हमें निकालना है कॉट 37 डिग्री। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी, यानी आधार बटा लंब। अब देखिए कितना है, 37 है ना, 37। अब देखिए 37 डिग्री के लिए इसमें आधार कौन है, तो 37 के लिए आधार कौन है, 4, लिख देंगे 4। अब बटा में पी, यानी लंब कौन है, 37 के लिए लंब कौन है, 3, तो 3, यानी 4/3 कितना गया, 4/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक घूमने वाला फॉर्मूला बताए थे, जो बार बार आपके सामने आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए हैं लोग, घूमने वाला फॉर्मूला। तो उसमें क्या बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला, बटा में 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस हम क्या ले सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या होता है, 10 होता है, यानी होगा 10 थीटा बाई 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो ए टिक कर देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, टेन 300 डिग्री, आप सब बताइए 10 है तो 10 300 डिग्री जो है किस कोऑर्डिनेट में है, यानी किस चतुर्थांश में, पहला में कि दूसरा में, तीसरा में, चौथा में। तो हम जानते हैं लोग यहाँ पर 0 डिग्री लिखते हैं लोग, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ क्या होता है 360 डिग्री। अब यहाँ बात किया है 300 डिग्री, तो 300 डिग्री कहाँ पर होगा, 270 से बड़ा और 360 छोटा, यानी फोर्थ में आएगा। तो फोर्थ में, किसमें, फोर्थ में। अब फोर्थ में आने के लिए 2 रास्ते थे, आप या तो 360 से आइए या 270 से जाइए। तो कौन थोड़ा सा आसान था, ये वाला आसान था,
तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे 10 है तो 10, इसे क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस। अब 360 में से क्या माइनस करोगे 300 आएगा, 60 डिग्री तो 60 डिग्री। अब यदि फोर्थ कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है पॉजिटिव भी नेगेटिव, नेगेटिव होता है इसमें सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, 10 नेगेटिव तो लिख दीजिए -10 और इसका काम खत्म 60 डिग्री, 60 डिग्री तो 60 डिग्री, तो माइनस से माइनस 10 60 का मान क्या होता है, तो 10 60 का मान तो √3 तो √3, तो -√3 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, यदि x 237 ये डिटर्मिनेंट है, ये दोनों डिटर्मिनेंट बराबर हो तो x का मान क्या होगा, सिंपल है। अब इसको सॉल्व करते कितना आएगा वाला 7x, अब माइनस से कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 5 3 15 और माइनस 7 कम 7, सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 7x माइनस 6 इक्वल टू 15 में 7 कितना गया 8, तो कितना गया 7x बराबर ये माइनस इधर प्लस हो 8 6 14 14 7 2 14, x का मान कितना गया 2 2 यानी ऑप्शन नंबर, एक मिनट इसमें 2 है नहीं ना है, इन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ओके चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर डी बाई डी एक्स रूट साइन एक्स, सबसे आगे रूट दिखाई दे रहा है, रूट तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, यहाँ साइन है तो साइन लिख देंगे। अब इस रूट का काम खत्म, साइन एक्स है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो cos x तो कितना गया cos x/2 रूट साइन x, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर डी बाई डी एक्स x³ माइनस 5x² प्लस 7, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो पढ़े चलो ना पावर पहले करते हैं लोग, फिर पावर में माइनस करते हैं, 3 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस 5 दूना 10, यहाँ x ये नियतांक है तो नियतांक का डेरिवेटिव क्या होता है 0 यानी खत्म, तो 3x² माइनस 10x, 3x² माइनस 10x यानी ऑप्शन नंबर क्या है डी, तो डी टी कर देंगे। चलिए चलता अगले क्वेश्चन पे, डी बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स, तो ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर माइनस एक्स का क्या होगा ई के पावर माइनस एक्स, अब इस ई वाला काम खत्म, फिर ऊपर दे रहे हैं माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1 इंटू में जाएगा -1, इसको हमेशा लिख सकते हैं माइनस ई के पावर माइनस एक्स, तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में है, तो टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला पढ़े चलो, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है यदि y बराबर x³ तो dy बाई dx टू निकालना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करते क्या मिलेगा 3x², फिर से एक बार करते क्या आएगा 3 दूना 6x, तो 6x कहीं दिया ऑप्शन नंबर बी में है, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन डी बाई डी एक्स साइन x/5, तो सबसे आगे साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x/5, तो x/5, अब इसका काम खत्म, अंदर x/5 है तो x/5 का क्या होगा 1/5, तो शुरू में लिखते हैं 1/5, तो कितना है 1/5 cos x/5, 1/5 यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन वाला आ गया, तो यहाँ x का मान दिया a sec थीटा, y का मान दिया b tan थीटा और dy बाई dx निकालना है, यानी y भी अलग दिया x भी अलग दिया, हमें क्या निकालना है dy बाई dx, तो सिंपली बताइए तो ऑब्जेक्टिव वाला है तो कैसे बनाना है, सब्जेक्टिव आई तो कैसे बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव आया तो जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे लोग, जल्दी से ऑप्शन तक जाना है, तो कैसे कहा गया था ऊपर y है तो y का डेरिवेटिव निकालिए, तो बताइए y का डेरिवेटिव निकालने तो वेरिएबल क्या है थीटा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो b है तो b tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, चलिए बटा है तो बटा, नीचे x है तो x में क्या दिया a sec थीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा a है तो a एक नियतांक होगा, sec का डेरिवेटिव क्या होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, अब यहाँ से क्या होगा sec से स्क्वायर खत्म, तो कितना गया b बटा a, ऊपर है sec, sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और नीचे है tan, tan को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, जैसे cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1/sin, तो यहाँ पे आ गया b बटा a, और 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, तो sin का उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec थीटा, sin का भी उत्क्रम क्या होता है cosec होता है, तो b बाई a cosec थीटा को ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी में क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स, तो क्या tan स्क्वायर एक्स का हम लोग इंटीग्रल पढ़े थे लोग, नहीं पढ़े थे लोग, तो जब नहीं पढ़े तो क्या करेंगे इसको ऐसे फॉर्म में लाएंगे जो हम लोग पढ़े हैं लोग, तो हम लोग पढ़े लोग tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ओके अब इसमें दो टर्म आ गया sec स्क्वायर x और 1, इन दोनों का इंटीग्रल पता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है tan x, तो tan x माइनस से माइनस 1 का इंटीग्रल x, अब प्लस क्या लिख देंगे c, तो क्या आ गया tan x माइनस x प्लस c कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया tan x माइनस x प्लस c, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 2, चलिए तो इस सबसे इसका इंटीग्रल निकाले, डिफरेंट इंटीग्रल सिखाया गया था, तो क्या हो इसका इंटीग्रल 3x, यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, अब बटा में 3, कहाँ से कहाँ तक करना है 0 से 2 तक,
ये 3 और 3 खत्म। अब जहां जहां x से क्या पुट करेंगे 2 क्या रखेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस जहां x वहां 0, तो 0 का पावर कितना ऊपर लेके आएगा 0 आएगा, तो ये टर्म खत्म। 2 के पावर 3 कितना आता है 8, तो 8 कह दिया है 2 4 8, ऑप्शन नंबर सी है, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे इंटीग्रल ऑफ e के पावर cos इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन के 3 प्रोसेस होते हैं। इंटीग्रेशन ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बट हमें कितना पढ़ना था 3 पढ़ना है, हालांकि 12 में पढ़ना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मेथड तो नहीं पढ़े थे लोग, लेकिन सोचिए अब इसका इंटीग्रल निकालना है, आप इसका इंटीग्रल नहीं जानते हैं, ये मेथड नहीं पढ़े, फिर कैसे बनाएंगे। तो बताया गया था इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है डिराइवेटिव का व्युत्क्रम होता है, यानी इनवर्स। इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसका इस इंटीग्रल ऑफ e के पावर cos इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो आपको ये मिलेगा, यही ना है। तो मानते इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, डिफरेंशिएशन तो आता है ना, तो इन सभी ऑप्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, जिस ऑप्शन के डेरिवेटिव में ये आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें ये बात करें इंटीग्रल ऑफ sin x dx, इसका मतलब क्या होगा किसको डिफरेंशिएट करने से साइन मिलेगा, तो किसको डिफरेंशिएट करने से साइन मिलेगा माइनस कोस, तो माइनस कोस आप चेक कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए पक्का यही मिलेगा। तो यदि कभी किसी क्वेश्चन में इंडिफिनिट इंटीग्रल दिया आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जिस ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने से ये मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। अच्छा e के पावर sin इनवर्स x, तो e के पावर sin इनवर्स x से इंटीग्रल क्या होगा e के पावर sin इनवर्स x होगा, फिर इसका करेंगे तो इसमें तो cos है तो इसी तरह चला गया, चलिए b चेक करते हैं। ओके तो e के पावर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा e के पावर cos इनवर्स x ही होगा, फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा 1 cos इनवर्स क्या होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए किसमें आ रहा है ये वाला टर्म, देखिए यहाँ पर माइनस नहीं दिया है बट यहाँ पर माइनस आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी देखिए साइन है तो साइन वाला नहीं होगा, डी है तो डी होगा। चेक कर लेते हैं कैसे, माइनस से माइनस ई के पावर cos इनवर्स एक्स का ई के पावर cos इनवर्स एक्स बटा देंगे, हालांकि पहला टर्म खत्म हो गया ना, यहाँ इंटू लिखेंगे। अब फिर cos इनवर्स एक्स का क्या होता है तो होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर आएगा e के पावर cos इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा कहां पर ऑप्शन नंबर डी को डिफरेंशिएट करने से, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया है d बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स, तो ऐसे जो पढ़े चलो d बाई डी एक्स इवन टू भी, जब दो को फंक्शन गुणा में रहता है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं लोग, तो किसी एक को बाहर करते हैं दूसरा को डिफरेंशिएट करते हैं। तो मान लीजिए हमने x को बाहर कर दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स प्लस, फिर इसको बाहर करेंगे log x बाहर कर दिए, फिर यहाँ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, x खत्म किया गया 1 प्लस log x, कहीं दिया 1 प्लस log x, एक मिनट x बाहर log x हो गया 1 प्लस log x, x बाहर log x का 1 बाई एक्स log x का 1 सही तो है 1 प्लस log x होगा, यहाँ पे x ये नहीं होगा 1 प्लस, यानी सभी ऑप्शंस क्या है गलत है। चलिए इसमें जब सभी गलत है तो क्या करेंगे, मान लीजिए सारे ऑप्शन गलत है, आपको कोई ना कोई टिक करना है, हालांकि जब ऑप्शन से गलत होते हैं क्या होते हैं कोई भी आप टिक कीजिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे हम देखें सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो सकता है, ये कहाँ पर टाइप करने में लिखने में मिस्टेक हो सकता है, बताइए इसी की तरह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 1 प्लस log x की तरह, माइनस वाला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी टिक करो, हालांकि ये वाला क्या है सभी ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर पाई बाई 3 देन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी बताना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान क्या होगा। ठीक है अब बताइए इसमें sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y दिया है, हमें चाहिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, अब sin इनवर्स x से हमें cos इनवर्स x लाना है, तो क्या sin इनवर्स x को cos इनवर्स में चेंज कर सकते हैं कैसे, तो याद कीजिए फॉर्मूला पढ़ते चलो, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या पढ़े हैं लोग पाई बाई 2। ठीक है अब तो यहाँ से sin इनवर्स x को हम क्या ले सकते हैं, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो sin इनवर्स को ले सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, तो जहाँ sin इनवर्स x से क्या ले देंगे पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, ओके प्लस से प्लस। उसी तरह sin इनवर्स y को ले सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, हमें किसका मान निकालना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो काम करते हैं cos इनवर्स x माइनस में इधर है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x, ये माइनस इधर है तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस cos इनवर्स y, यहाँ क्या है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये पाई बाई 3 प्लस इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस है माइनस पाई बाई 3,
इसको रीअरेंज करेंगे ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान इतना आएगा, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सॉल्व कर ले, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, अब पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा 2 पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी कर लेंगे। आपको जैसे जैसे सॉल्व करना है कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे इसे भी बनाए, एलसीएम 6 2 3 6 3 पाई 2 3 6 3 पाई, अब माइनस क्या हो गया यहाँ पर 2 पाई, 3 3 6 6 में से 2 गया कितना आ गया 4, तो 4 पाई बाई 6, ये 2 और यहाँ पर 3, 2 पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी कर देंगे। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेक्टर का सवाल आ गया यहाँ पर आई डॉट जे क्रॉस के, तो बताइए जे क्रॉस के क्या होता है, तो कैसे निकालते हैं इसे बताइए। तो इस तरह एक सर्कल बना लेंगे, यहाँ पर आई आ गया था, यहाँ पर जे आ गया, क्या आ गया के आ गया, तो सिखाया गया था यदि इस तरह चलेंगे तो पॉजिटिव होता है, इस तरह चलेंगे तो क्या होता है नेगेटिव होता है। हमें क्या चाहिए जे क्रॉस के, तो जे से के आना है पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जे से के आएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आई, प्लस में कि माइनस में, प्लस में मिलेगा। तो यहाँ पहले से आई है तो आई डॉट जे क्रॉस के का मान क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। कैसे जे क्रॉस के, तो क्या मिलेगा आई, तो आई लिख दिए, तो आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, सदिश 3i के माइनस 4j के प्लस 12 के कि दिक को खुजाए, देखो खुजाए मैंने क्या होगा डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, यानी इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो दो तरीका है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, उस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन कोसाइन होगा, या आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे 3 बाई अंडर रूट पढ़े तो a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अंडर रूट यानी इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 3 3 का 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 12 का स्क्वायर 144 रूट में रहेगा, कितना यहाँ पर 9 6 15 15 4 19 4 1 5 1 6 6 यहाँ यानी 169, तो 169 क्या होता है 13 होता है, यहाँ रूट में आएगा 169, तो कितना 3/13। दूसरा क्या है -4, तो -4/13। तीसरा क्या है 12, तो 12/13। किसी ऑप्शन में दिया है तो 3/13 -4/13, ऑप्शन नंबर बी में है, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पर, तो क्या सिखाया था आई के साथ आई गुणा करते हैं, जे के साथ जे, के साथ के, ऐसा क्यों करते हैं आपको ये भी बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा। देखिए यहाँ पर फिलहाल हमको जल्दी से ऑप्शन पर जाना है, क्या होगा, तो आई के साथ है क्या है 1 और यहाँ के साथ क्या है 2, तो 1 × 2 2, यहाँ जे के साथ 1 इसमें जे 3, तो 1 × 3 3, यहाँ के साथ 1 इसमें के नहीं तो खत्म हो गया, नहीं तो 0 मान लेंगे, तो 3 + 2 5 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर दो। मॉडुलस ऑफ 2i के प्लस 3j के प्लस 2k, इसमें क्या होगा मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2i के प्लस 2i के प्लस j के प्लस 2k के, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं लोग, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो कितना दिया 2 2 का स्क्वायर 4, इसका मान 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 9 9 का वर्गमूल 3 3 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं लोग, तो याद कीजिए लोग कैसे सिखाया गया था, डिटरमिनेंट से यहाँ पर लिख देंगे आई जे के। ओके, चलिए इसमें देखिए पहला को यहाँ पर लिखते हैं, दूसरा को थर्ड रो में लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट में क्या दिया 1 3 -2, तो 1 3 -2, सेकंड में क्या है यहाँ पर आई के साथ -1 तो -1, जे के साथ जे वाला टर्म नहीं तो 0, के साथ क्या है 3 3 लिख दीजिए, इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा देखिए जल्दी बनाने तरीका बता रहे हैं आपको, इसमें आई में 9 है, इसमें आई में 9 है। ठीक है, जे में जे भी बहुत सारा मैच कर रहा है कि यानी हाँ एक दो तो सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ 3 3 का 9, याद है ना आई वाला ये कैंसिल करते हैं, तो 3 3 का 9 माइनस 0 है तो 0, ये कितना जाएगा यहाँ पर आई के, यानी 9 आई के पाई, देखिए 9 आई के को ही दिया है, यानी ये वाला और ये वाला खत्म, यही दो में कोई होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट निकालेंगे तो थर्ड निकालने की जरूरत नहीं, चलिए जी वाला निकालते हैं, जी वाला टर्म किस होता है माइनस में, तो जे के साथ क्या लेंगे तो है खत्म, तो कितना गया 3 एकम 3 माइनस ये कितना है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी 2 आएगा, तो 2 लिख दिए, यहाँ क्या लिख देंगे यहाँ पर जे के, तो यहाँ कितना गया -3 - 2 1 यानी जे के आ गया, तो 9 आई केप माइनस जे केप, ऑप्शन नंबर क्या आ गया 80 करेंगे। के निकालने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए हमको ऑप्शन हटा दें तो हटा दिए, कौन सा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ये आ गया। ठीक है, नहीं तो के भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ कितना गया 9 आई केप माइनस जे केप, और के साथ क्या लेंगे, के साथ क्या लेंगे यहाँ पर 0, ये माइनस है तो प्लस है 3 के केप, यानी देखिए तो इसमें 3 के। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है संवेग का सही मात्रक, तो संवेग का सही मात्रक क्या होता है आप निकाल भी सकते हैं, कैसे संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो P = होता है m × v, जहाँ m क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान का सही मात्रक kg, v माने वेग, वेग का सही मात्रक मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड को ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ए में दिया है,
केजी मीटर, इसको हमेशा लिख सकते हैं ना, सेकंड के पावर -1। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर दिया। अगला क्वेश्चन ऊर्जा का विमेय सूत्र है, तो हालांकि आपको ये याद होना चाहिए, कुछ बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, और आपको बताया भी गया था। तो जो आप याद किए थे उस लिस्ट में भी था। तो ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या था, ml²T-2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, CT कर। बाइट में नहीं आता तब निकाल सकते हैं कैसे, ऊर्जा का फॉर्मूला तो पता है ना, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तीनों का विमेय सूत्र सेम होता है। या सोचिए कोई भी एक ऊर्जा का फॉर्मूला सोचिए जो आपको याद हो, तो मान लीजिए आपको याद है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ mv², यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², जहाँ m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेग, तो द्रव्यमान का विमेय सूत्र क्या होता है, m, तो m, वेग का क्या होता है, lt-1, तो lt-1 स्क्वायर, तो स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, CT करने का। अगला क्वेश्चन, सवाल दिया यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक, ध्यान देंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का विमीय सूत्र है। अब देखिए हमको जी का विमीय सूत्र निकालना है, तब एक ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें कैपिटल जी आता हो और साथ ही साथ उसमें जितने भी अन्य भौतिक राशि हो उन सभी का विमीय सूत्र आपको आता हो तो आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, चलिए क्या निकालना हमें, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का निकालना है। ठीक है, तो बताइए एक फॉर्मूला पढ़े चलो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ए बराबर क्या होता है, जी m1 m2/r²। चूंकि हमें जी का निकालना था, जी एक साइड बाकी सब एक साइड, तो क्या हो जाएगा, f(r²/m1 m2)। अब देखिए एफ माने बल, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, हमें जी का निकालना है तो इन सभी का विमीय सूत्र आना चाहिए। तो एफ यानी बल, बल का क्या होता है, mlt-2। बाई द वे बल का नहीं आता है तो कहीं रफ में बल का निकालेंगे और यहाँ पर लाकर रख देंगे, या डिग्री बल का यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे ए बराबर एम है तो द्रव्यमान का आना चाहिए, त्वरण का आना चाहिए। तो फिर मान लीजिए ए का नहीं आता है तो ए का फॉर्मूला सब क्या करेंगे, त्वरण का निकाल कर लेंगे। ठीक है, बट कुछ बेसिक आपको याद होना चाहिए, जल्दी बन जाएगा सब। आर माने दूरी, दूरी क्या होता है एल, तो l² बटा में एम माने द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का होता है एम और ये क्या है द्रव्यमान, तो एम, ये वो एम से वो एम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे आगे मास लेते हैं, मास एम, तो एम इसमें क्या है, यहाँ पर है, ऊपर है तो क्या हो जाएगा -1। अब एल वाले टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एल और l² क्या हो जाएगा, l³ और टी के पावर क्या है -2, तो -2, तो आ गया m इनवर्स l³ t-2, m इनवर्स l³ t-2, m इनवर्स l³, m इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी है, क्या है ऑप्शन नंबर सी, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, m इनवर्स l³ t-2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 1 kg मीटर पर सेकेंड को किस में बदलना है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पढ़ाया गया था किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, देखिए सिंपल है, यहाँ किलोग्राम है द्रव्यमान का मात्रक, यहाँ ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1000 लिख दीजिए, या 10 का पावर 3 लिखना है 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू मीटर है, मीटर किस में लाना है, सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 लिख दी। ये सेकंड है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए 1000 इंटू 100 कितना गया, 1 2 3 4 5, यानी इसलिए सकते हैं 10 का पावर 5, कहीं दिया है 10 का पावर 5, ऑप्शन नंबर बी में क्या टिक करें, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मान एफपीएस पद्धति में बताना है। ओके, तो अब बताइए एफपीएस पद्धति में बताना है, एसआई पद्धति में है, तो बताइए मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है, इसे देखिए जी का मान दिया है 9.8, परंतु यह मीटर है, हमें लाना है एफपीएस पद्धति वाला। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो एफपीएस में क्या होता है, फुट होता है, तो 1 मीटर में कितना फुट, लगभग 3.3 फुट होता है, 3.3, तो मीटर किस में आ गया, फुट में आ गया। अब सेकंड है तो एफपीएस में देखिए, एफपीएस में भी समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, एसआई में भी सेकंड होता है, समय चेंज नहीं होगा, समय वही रहेगा। तो कितना गया 9.8, मीटर का मतलब क्या गया, फुट आ गया, और ये सेकंड है तो सेकंड रहेगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या है 98 × 33 कितना गया, 8 3 24, 9 3 27 2 29, ये भी कितना गया 4 9 2, ये कितना गया 4 9 4 13, 9 2 11 1 12 2 1 3, यानी 32.34। देखिए दशमलव दो पहले है ना, एक यहाँ तो लगभग 32.34 आएगा, तो 32.34 कहीं दिया है, 32.34, ऑप्शन नंबर 32 का है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, तापमान का सही मात्रक है, तापमान का सही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, तो ऑप्शन नंबर दिया डिग्री सेल्सियस, बी दिया डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी केल्विन, तो टिक करेंगे। ओके, हालांकि देखिए तापमान के तीनों मात्रक है, डिग्री सेल्सियस भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन, परंतु ये बोला एसआई मात्रक, इसलिए क्या होगा, केल्विन होगा। ये सारा होता है तापमान के मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्यरत बल यानी एफ और समय टी में संबंध दिया, ध्यान देंगे, एफ क्या है, बल है, और टी क्या है, समय है।
तो बल और समय में संबंध दिया है, तो बोला बी बाई ए का बीमीय सूत्र क्या है। क्या आप लोग पढ़े चलो बीमीय समघातता का सिद्धांत। क्या पढ़े चलो बीमीय समघातता का सिद्धांत। चलिए तो बीमीय समघातता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, किसी भी भौतिक समीकरण के सभी पदों की बीमाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सवाल में दिया है एफ बराबर ए टी क्यू प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी प्लस डी, इतना दिया है। तो बोला गया बी बटा ए का बीमीय सूत्र क्या होगा, इसका बीमा निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है। हम अच्छा बताइए इसमें सभी पद की बीमाई क्या होंगी, समान होंगी। जब सभी पद की बीमाई समान है, हमें मतलब है बी और ए से, तो बी वाला यहाँ पर ए वाला यहाँ पर, तो क्या इन दोनों पदों की बीमाई सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। चलिए यहाँ क्या करते हैं, बी टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर क्या होगा, ए टी क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बी बटा ए, तो इस ए को इधर करते हैं, तो बी बटा ए का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी के पावर 3 और यहाँ है टी स्क्वायर। ये सॉल्व करें कितना है, यहाँ पर आ गया टी, वहाँ 3 है 2 है, तो यहाँ टी आ जाएगा। और टी का बीमीय सूत्र क्या होता है, टी होता है, लिख देंगे टी, कहीं दिया है टी। ऑप्शन नंबर बी में क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके चलिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 59 हो गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या आया था, बी आया था, तो बी टिक कर दिया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है एक द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डाइन पर सेंटीमीटर है। तो एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति जो कि एसआई पद्धति में है, एमकेएस पद्धति को किसमें रख दिया गया, एसआई पद्धति में रख दिया। ठीक है, तो बोला गया कि इसको किसमें बदलना है, एमकेएस पद्धति में, नहीं एसआई पद्धति में बदलना है। ठीक है, देखिए जानते हैं यहाँ 70 है तो 70। अब तो डाइन, तो डाइन क्या है, बल का मात्रक है। कौन सा मात्रक, सीजीएस मात्रक है। तो एक डाइन में कितने न्यूटन होता है, न्यूटन तो ऐसा ही मात्रक है, तो हम लोग पढ़ते हैं एक डाइन में कितना होता है, 10 पावर -5 10 पावर -5। नहीं पता है तब चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बट्टा में सेंटीमीटर, तो बट्टा दे दिए, सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, तो पढ़े थे एटो फेमटो पिको नाइनो माइक्रोमीटर सेंटीडेसी। सेंटी माने क्या होता है, सेंटी माने 10 का पावर -2 तो 10 का पावर -, जैसे भी सोचिए सेंटी को मीटर में कैसे बदलते हैं, 1/100 करते हैं। क्या करते हैं लोग, 1/100, 1/100 का मतलब क्या हुआ, 10 का पावर -2 हुआ, यानी बात वही हुआ। चल देखिए अब सिंप्लीफाई करके कितना है, देखिए यहाँ पर, यहाँ 7 है तो 7 इंटू, अच्छा तो यहाँ पर 10 है और यहाँ 10 का पावर -5 है, तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -4। बटा में -2 पर है तो प्लस हो जाएगा, तो +2, तो -4 + 2 कितना हो जाएगा, तो 7 × 10 के पावर -2। तो 7 × 10 के पावर -2 दिया है कहीं, 7 × 10 के पावर -2 नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा, 7 × 10 के पावर -2। ठीक है, तो इसमें कहीं नहीं दिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सी नहीं होगा, सी तो 10 के पावर -5 है, 10 के पावर -3 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के संवेग अच्छा और द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो निम्न में कौन सही है। बोला है के क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है। इस चारों ऑप्शन में जो के दिया है के क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। तो याद है हम लोग पढ़े थे विमेय विश्लेषण का अनुप्रयोग, तो उसका 3 अनुप्रयोग पढ़े थे लोग। तो जो तीसरा अनुप्रयोग था उसमें क्या पढ़े थे लोग, किसी भी भौतिक राशि का व्यंजक प्राप्त कर सकते कब, जब आपको ये पता हो भौतिक राशि किन किन राशि पर निर्भर करता है, उन सभी राशियों का क्या पता हो, विमेय सूत्र पता हो। ठीक है, हालांकि इस कॉन्सेप्ट से ना आपके 11th क्लास में ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तब ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे, काइनेटिक एनर्जी है, इसका बीमा निकालेंगे, इसका बीमा निकालेंगे, यदि सेम आ गया तो ऑप्शन नंबर ए सही, नहीं आया तो अगला चेक करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हालांकि आपको याद भी होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 p²/a। तो जहाँ 1/2 क्या है, एक नियतांक है, p²/a, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टी कर या सबका बीमा निकाल कर चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा। परंतु ये कोई तरीका नहीं हुआ, तो कैसे बनाते हैं लोग, थोड़ा इसको दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। क्या सवाल दिया है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी उस वस्तु किस पर डिपेंड करता है, संवेग और द्रव्यमान पर। इसको हमेशा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, संवेग पर। तो संवेग, अब इसका पावर में क्या है नहीं पता है, तो नहीं पता, इसको मान लेते हैं ए। फिर द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान यानी एम पर, इसको मान लेते हैं पावर में बी। इसको हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर नियतांक के मान लेते, इसमें दिया भी क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है, पी के पावर ए एम के पावर बी। ठीक है, अब बताइए यदि हम ए और बी का मान निकाल दे कम हो जाएगा, तो टारगेट क्या है, हम ए और बी का मान निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे, ये क्या होगा, फॉर्मूला होगा। देखिए चलिए, तो विमेय समघातता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, सभी पद की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, सेम होती है। तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का होता है mL²T-2 बराबर, इसका के क्या है, एक नियतांक है, हालांकि यहाँ पे के बीमाहीन यहाँ लिखने देता है, के क्या है, एक बीमाहीन स्थिरांक है। ओके चलिए, तो यहाँ के का मात्र बीमा नहीं है, खत्म। पी माने क्या है, संवेग, तो संवेग क्या होता है,
तो सनबेग का क्या होता है याद कीजिए, एम एल टी माइनस वन अब पावर में ए है तो ए, फिर यहाँ पे क्या एम एम माने तेरे मानते एम अब पावर में बी है तो बी, सिंप्लीफाई करते हैं एम के पावर में क्या आएगा ए, तो एम के पावर में ए पहले से यहाँ पे बी है, तो बताइए एम के पावर ए इंटू एम के पावर बी, आधार से हमें तो पावर जोड़ते हैं तो एम का पावर क्या आ जाएगा ए प्लस बी, लिख देंगे ए प्लस बी, यहाँ एल के पावर में क्या आएगा ए और कहीं एल नहीं है, टी के पावर में क्या आएगा माइनस वन इंटू ए माइनस ए, और इधर क्या है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब तुलना करें देखिए तो यहाँ एम के पावर में क्या है ए प्लस बी और यहाँ एम के पावर में क्या है वन, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना गया वन आ गया। नेक्स्ट एल के पावर में क्या है ए और यहाँ एल के पावर में क्या है दो, तो दो आ गया। टी के पावर में माइनस ए यहाँ माइनस टू, तो यहाँ से भी ए का मान टू, यहाँ से भी ए का मान क्या है टू आ रहा है। अब देखिए जब ए का मान टू है तो इस ए का मान को यहाँ रख दे, तो दो प्लस बी बराबर कितना गया वन, तो बी इक्वल टू कितना गया वन माइनस टू यानी माइनस वन, तो बी का मान माइनस वन ए का मान दो, तो ए और बी के मान को हम यहाँ रख देंगे। इस समीकरण कितना मान लेते हैं वन, तो लिख देंगे ए और बी के मान को समीकरण एक में रखने पर, यदि ए और बी के मान को हम यहाँ रख देते तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी बराबर के है तो के, पी है तो पी, अब पी के पावर ए का मान कितना है दो, तो लिख देंगे दो, इंटू में एम है तो एम, पावर में बी है, बी का मान कितना है माइनस वन, तो लिख देंगे माइनस वन, तो कितना क्या के पी स्क्वायर, एम इनवर्स से बटन में आ जाते हैं यहाँ पे एम हो जाएगा, तो के पी स्क्वायर बाई एम को ही दिया है ऑप्शन नंबर सी में है काटी करना सी, के पी स्क्वायर बाई एम, तो ऑप्शन नंबर काटी कर देंगे सी टी कर। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62, एक जूल बराबर डैश अर्ग, जब वो याद होगा एक जूल में कितना होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टी कर देंगे। नहीं तो आप इसको निकाल सकते हैं कैसे, तो पता नहीं जूल क्या है, तो जूल कार्य ऊर्जा या उष्मा इन सब का ऐसा ही मात्रक है, और अर्ग क्या है, तो अर्ग जो है ना ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। तो मान लीजिए इतना पता है कि ये सही मात्रक है, तो जूल के बदले हम क्या लिख सकते हैं, जूल के बदले लिख सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या है अर्ग माने क्या हुआ, अर्ग माने सीजीएस मात्रक, तो केजी के बदले क्या आएगा, केजी के बदले आएगा ग्राम, मीटर क्या है, तो मीटर का सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड रहेगा, सेकेंड तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इसको आपको इस रूप में बताना, तो बताइए किलोग्राम को लाना है ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1000 देनी थी 1000 इंटू मीटर मैंने सेंटीमीटर, मीटर को लाना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, क्योंकि इस पर स्क्वायर है क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, सेकेंड को नहीं बदलना है छोड़ दें, तो सिंप्लीफाई कीजिए कितना है यहाँ पर 1000 इंटू 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणे 100, तो कितना जीरो 1 2 3 4 5 6 7 7 इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 7, कहीं दिया है 10 के पावर 7, ऑप्शन नंबर सी में कैटेगरी करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 0.0034 इंटू 10 टू पावर -7। अब चलिए इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए दिया 3.4 इंटू 10 टू पावर -10, 3.4 10 टू पावर -4, 3.4 10 टू पावर 4। तब पढ़ाया गया था वैज्ञानिक संकेतन, किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिखते हैं, उसी से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो याद कीजिए वैज्ञानिक संकेतन में क्या किया था, यहाँ जो संख्या है वो क्या होना चाहिए 1 और 10 के बीच होना चाहिए, 1 हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता है, यानी आपको दशमलव को यहाँ शिफ्ट करना होगा यहाँ पर, तो क्या होगा 3.4 इंटू 10, और सोचिए दशमलव कितना स्टेप आगे लगे हैं, 3 स्टेप आगे लगे हैं, तो पावर को 3 स्टेप पीछे करेंगे, तो -7 है इसमें -3 करेंगे तो कितना -10, तो 3.4 इंटू 10 टू पावर -10, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं 200 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डैश, ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री सेल्सियस, अच्छा यानी सेल्सियस में बदलना है, तो फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है सेल्सियस में, तो तापमान का कन्वर्जन सिखाया गया था याद कीजिए, तो लोअर फिक्स पॉइंट ऊपर फिक्स पॉइंट पर सब पढ़ाया गया था। अब फॉर्मूला कैसा है आपको ये भी सिखाया गया था, ठीक है। तो सवाल मैथमेटिकल में फॉर्मूला बताएं, तो क्या रिलेशन आया था, तो आया था c/5 बराबर क्या आया था k - 273, यहाँ पर 273 क्या होता है लोअर फिक्स पॉइंट होता है, किस स्केल में केल्विन स्केल में, अब बटा में क्या था 5 था, f - 32/9, याद कीजिए फॉर्मूला पढ़े चलो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था ये भी सीखे चलो, ठीक है। अब फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं निकाल सकते हैं, चल देखते हैं क्या है। तो सवाल में दिया है यहाँ पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना सेल्सियस, तो हमको सेल्सियस वाला लाना है, तो सी वाला लेंगे यानी c/5, और इसमें कौन सा दिया है फ़ारेनहाइट दिया है, तो फ़ारेनहाइट वाला कौन है ये वाला है f - 32/9, हम अभी केल्विन से मतलब नहीं है, ये लिख लिए। अब वैल्यू पुट करते हैं देखिए, तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी f का मान दिया है 200, तो c नहीं पता रन देते हैं, f का मान दिया है 200 - 32/9 है, तो ये कितना गया c/5 बराबर, ये कितना है 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, ये कितना गया यहाँ कितना है देखिए तो 1 हो जाएगा, बटा में क्या है 9 है तो 9, ठीक है। हम ये 9 से कटा देखिए तो 6 1 7 7 से 15 नहीं कटा 3 से कटता है, तो 3 से कटा 3 3 9, ये कितना गया 3 5
15 1 3 18। ओके डन। तो सी का मान निकालना है, कितना गया यहाँ पर 6 5 30 को 0 8 3 25 25 3 28 280/3 280/3। चलिए इसको भाग करते हैं, कितना गया यहाँ पर 3 8 है 24 3 27 27 1 3 3 9 एंड 93.33 चलते रहेगा। तो 93.3 एन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सिटी कर। तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना सेल्सियस आ गया 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 64 का कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 64 क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिकलन में उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। तो सार्थक अंक से संबंधित गणना पढ़ाया गया था, इसमें कितने सार्थक अंक, यानी इसको जब हल करेंगे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है, इसमें देख रहे हैं सब क्या है, गुणा में है और भाग में। तो गुणा और भाग का नियम क्या था, जो रिजल्ट आता है रिजल्ट में कितने सार्थक होने चाहिए, तो इसमें जितने भी टर्म है उन सभी टर्म जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होगा ना वही उसमें होना चाहिए। तो इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें कितने सार्थक अंक है 3 है, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3। तो बताइए 2 3 2 3, सबसे कम कौन है 2 है ना, तो 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 0.04597 का मान 3 सार्थक अंकों तक निर्धारित कीजिए। ओके, चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर निर्धारित होगा, निर्धारित करने पर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो कितने 3 सार्थक अंक, तो क्या ये शुरू वाले 0 सार्थक होता नहीं होते, यानी ये सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है। अब हमको 3 ही सार्थक चाहिए, तो 7 को क्या हटाना होगा, तो राउंडिंग अप पढ़ते लोग, यदि हटाने वाला अंक 5 से बड़ा हो तो उसको हटाएंगे तो पीछे को बढ़ा देंगे। तो हटाने वाला अंक क्या हो 5 से बड़ा हो, तो ये क्या 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगे तो यहाँ बढ़ा देंगे, तो यहाँ 9 है तो क्या हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा यहाँ पर 0.045, यहाँ 9 है तो 8 हो जाएगा। हो गया, देखिए इसमें क्या 3 सार्थक अंक है, तो हो गया कंडीशन पूरा। तो 0.0458 0.0458, एक मिनट एक बढ़ाना है ना, एक मिनट यहाँ 7 हटाएंगे तो इसमें को बढ़ाएंगे, तो 9 में एक बढ़ाएंगे क्या होगा 10, तो 9 1 10 को 0 हरते 1 5 1 6, इसमें देखिए 59 को एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा 60 हो जाएगा, यानी कि 0.0460 0.0460 है, ऑप्शन नंबर डी में है, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ठीक है, हटाने वाला क्या था 5 से बड़ा था, तो इसमें एक बढ़ाना है, इसको हटाएंगे तो पीछे में को बढ़ा देंगे, तो 9 है तो 10 10 के 0 हरते 1 5 1 6। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 2808 इतना का मान 3 सार्थक अंकों तक निरूपित करने पर होगा। ठीक है, काहे से घबराया है, निरूपित होगा, चलिए खैर उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो बोल रहा है इतना का मान 3 सार्थक अंकों तक निरूपित करने पर होगा। सवाल कहते हैं यहाँ पर 2808, इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें 4 सार्थक है, चारों क्या सार्थक है, हमें मात्र 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो लास्ट से को हटाना होगा। तो जब इसको हटाएंगे तो नियम क्या था, हटाने वाला अंक 5 से बड़ा हो तो पहले को बढ़ा देंगे, तो यहाँ क्या है 280 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हटा रहे हैं तो इसमें कहीं दशमलव है नहीं ना है, तो नहीं तो इसके बदले 0 देना होगा, क्या देना होगा 0। तो कितना गया, इसे भी देखिए ये जो 0.8 है किसके नजदीक है 10 के नजदीक है, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया था क्लास में, कितना गया 2810 2810 दिया, ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है इतना में सार्थक अंकों की संख्या है। चलिए सार्थक अंक गिनते हैं, तो सार्थक अंक में हमने क्या पढ़ा था, सभी नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं सार्थक होते हैं, जीरो के अलावा सभी सार्थक होते हैं, यानी 2 और 5 तो सार्थक है। अब 0 सार्थक है कि नहीं किस पर डिपेंड करता है, उसके पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो शुरू वाले 0 सार्थक नहीं होते, नहीं वाला सार्थक नहीं है, खत्म। 2 अंकों के बीच वाले सार्थक होते हैं, ये तो सार्थक है। अंत वाला 0 सार्थक होंगे कब, जब कहीं दशमलव है, इसमें दशमलव है तो ये सार्थक है, यदि इसमें दशमलव नहीं होता ना तो सार्थक नहीं होते। तो कितना सार्थक अंक है 4, तो 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 दिया है यहाँ पर, जिंक नाइट्रेट का सूत्र है। तो सिंपल है, जिंक का संकेत क्या होता है Zn, नाइट्रेट का NO3, इसका संयुक्ता होता है 2, इसका होता है 1, क्या बराबर है नहीं है, तो है इधर, तो क्या है ZnNO3 का होल 2, तो हो जाएगा ZnNO3 का होल 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर CaCO3 का मोलर द्रव्यमान है। तो बताइए Ca का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 40, कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 या 48, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया 71, निम्नलिखित में किसका मोलर द्रव्यमान सर्वाधिक है। तो किसका सर्वाधिक है, तो सबका निकालेंगे और बता देंगे किसका सर्वाधिक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सूत्र क्या होता है MgO, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, यहाँ दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
और यहाँ लिखे एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करें तो तुलना करके ही बता सकते हैं किसका अधिक है, सबका निकालने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए तो इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु है और यहाँ देखिए यहाँ पे Mg दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है। यहाँ एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, कंफर्म है कि सी का ज्यादा होगा ए से, तो ए तो यहीं गया, ए और सी में ए कम है तो खत्म। अब इसमें तो तुलना करना, देखिए तो सोडियम का द्रव्यमान 23 Mg का 24 यानी लगभग बराबर है। यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, तो ऐसा भी हई हो गया, इसका भी द्रव्यमान कम होगा। हम बताने किसका सर्वाधिक है, अब हई दो में कौन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे Mg एक है, एल्युमिनियम दो है, और ऐसे भी एल्युमिनियम का द्रव्यमान ज्यादा होता है। ऑक्सीजन मात्रा कितना है, दो है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, तीन है, तो इसी का ज्यादा आएगा। तो डी कर देंगे, जैसे आप निकाल भी सकते हैं। देखिए इसका निकालते हैं, Mg कितना होता है, Mg का 24, ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूना 32, हाइड्रोजन का एक, तो एक दूना दो, जोड़े तो कितना गया, 4 2 6 2 8, 3 2 5, 58 आ गया, 58 ग्राम। इसका मोल द्रव्यमान निकाले, एल्युमिनियम का 27, 27 दूना 54, 54, ऑक्सीजन का 16 48, तो 54 प्लस 48 इससे ज्यादा ही नहीं हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया है CO2 का आणविक द्रव्यमान किसके आणविक द्रव्यमान के बराबर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका आणविक द्रव्यमान पता नहीं चाहिए। तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, 32 से 12 44, आणविक द्रव्यमान आ गया 44। आणविक द्रव्यमान के यूनिट में यू न लिखकर AMU भी लिख सकते हैं, तो AMU भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो कितना गया, 44 आ गया। अब बताने इसमें किसका 44 होगा, निकालते हैं। तो नाइट्रोजन कितना होता है 14, 14 दूना 28, इसका होता है 16, तो कितना गया 814 का 4 हाथ से 1 2 1 3 1 4 44, फर्स्ट भेट आ गया। इसमें कहीं लिखा है ए और बी दोनों या सभी इस टाइप का नहीं लिखा है ना, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए 80 कर। यदि रहता मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन यानी एक से अधिक ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहता है कि एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकता है, तो आगे भी आप चेक करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, सवाल दिया यहाँ पर, एक गैसीय मिश्रण में द्रव्यमान के अनुसार 1:4 के अनुपात में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, ध्यान देंगे। अब एक मिश्रण, इसमें मात्र दो गैस है, कौन कौन गैस है, आगे ऑक्सीजन गैस का बात किया यानी O2 है, फिर किसका बात किया है, नाइट्रोजन यानी N2 गैस है। ये दोनों गैस क्या है, उस मिश्रण में है, ठीक है। द्रव्यमान के अनुसार इन दोनों का द्रव्यमान का अनुपात कितना है, 1:4 है। क्या है, दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात 1:4 है। तो बोला उनके अणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या है, यानी अणुओं की संख्या का अनुपात निकालना सिंपल सी बात है। आगे ऑक्सीजन का बात किया, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है O2 के अणुओं की संख्या बटा N2 के अणुओं की संख्या, ये दोनों अनुपात निकालना है। तो जब अनुपात निकालना है तो बटा करते हैं। अब बताइए O2 का अणु निकालना, कितने अणु हैं, तो यदि मोल की संख्या पता है, समझिए बोले O2 के 5 मोल है, तो 5 मोल संख्या ही ना है, तब चाहते हैं ना डिग्री एग्जैक्ट नंबर में निकले तो भी निकाल सकते हैं। कैसे, अच्छा बताइए O2 के कितने अणु, तो देखिए द्रव्यमान कितना है, इसका अनुपात कौन क्या होगा, यदि O2 1 ग्राम तो नाइट्रोजन 4 ग्राम, ठीक है। तो इस O2 के 1 ग्राम से कितने मोल आएंगे, तो 1 बटा मोल निकालने फॉर्मूला क्या था, दिया गया द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान। तो O2 का मोलर मास कितना होगा, 16 दूना 32 से लिख दिए 32, इतना मोल आ गया। तो इतना मोल में कितने अणु, तो इंटू Na कर देंगे, Na क्या है, क्वाड्रो नंबर है, हालांकि Na करने की जरूरत नहीं है, हम बोल देंगे इतना मोल अणु है। तो मोल भी तो एक काउंटिंग का नंबर ही ना है, फिर भी यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे भी कटने वाला है। N2 का, तो N2 कितना है देखिए, तो 4, तो 4, अब बट्टा में N2 का मोलर मास कितना होगा, 14 दूना 28, लीजिए 28 मोल है, तो लिख दिए इंटू Na, Na खत्म, हमको यही ना अनुपात निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 7 28, ये 7 ऊपर आएगा तो कितना गया, 7/32, इसका आंसर आएगा 7/32 यानी 7:32, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक कर देंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, मीथेन यानी CH4 में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत है। अब बताइए इसमें कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल दे, इसका द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो कितना होता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 तो 4 है, तो 4, तो 12 4 16, यानी इसका द्रव्यमान है 16। यदि आणविक द्रव्यमान लेंगे तो 16 यू लिखेंगे, मोलर द्रव्यमान लेंगे तो 16 ग्राम लिखेंगे, आपकी इच्छा जो लिख सकते हैं। तो इसका द्रव्यमान है 16। हमें किसका निकालना है, कार्बन का द्रव्यमान यानी सी का द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका प्रतिशत निकालना उसको ऊपर लिखते हैं। तो किसका निकालना है, कार्बन का द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है। तो कार्बन का द्रव्यमान, तो इसमें कार्बन कितना ग्राम है, यही ना सी है, तो सी कितना है, तो सी होता है 12, तो यही लिख दिए 12। अब बटा में टोटल कितना है, टोटल का मास है 16, तो लिख दिए 16। अब प्रतिशत लाना है तो इंटू क्या करेंगे 100, तो 100 ये कितना गया, 4 3 12, 4 4 16, ये 25 100, यानी 25 3 75, कितना प्रतिशत आएगा, 75%, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक करना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डेश केल्विन। अब फ़ारेनहाइट को केल्विन में लाना है, तो रिलेशन याद होना चाहिए। तो जो रिलेशन लिखा है तो उसमें किसका मतलब है कि लाना है केल्विन, चलिए केल्विन ना लिखते हैं। तो केल्विन क्या होता है, केल्विन माइनस 273 अब बटा 5। इसमें क्या दिया है फ़ारेनहाइट, तो इसमें क्या होता है F माइनस 32 बटा में 9। चलिए
के का मान निकालना है तो के तो रहेगा के माइनस 273 अब बट्टा 5। एफ का मान कितना है यहाँ पर, एफ का मान दिया 50, तो 50 माइनस 32 बट्टा 9, ये कितना गया, यहाँ पर आ गया के माइनस 273 बट्टा 5। अब देखिए 50 माइनस 32 कितना आएगा, तो 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 18 बट्टा 9, 9 दूना 18। जैसे के माइनस 273 का मान कितना गया, 5 दूना 10, तो 10 आ गया। तो के का मान कितना गया, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 273 प्लस 10 283, तो 283 केल्विन आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। इसका मान क्या होगा, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना केल्विन होता है, 283 केल्विन होता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या है। ओके अब बताइए सबसे आगे इतना ग्राम CO2, तो इसमें मोल निकाल सकते हैं, तो बताइए 4.4 ग्राम CO2 में कितना मोल, तो ये हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान 4.4 अब बटा मोलर द्रव्यमान, तो CO2 का द्रव्यमान 16 दूना 32 32 12 44 यानी देंगे 44। ओके ये क्या गया, मोल आ गया। ठीक है हमें क्या निकाल, अच्छा मोल है, मोल माने क्या हुआ इंटू एन, यानी इसका मान क्या होगा, इन सब की संख्या 4.4 ग्राम में क्या होगा, इतना होगा। ठीक है हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो बताइए एगो में को ऑक्सीजन परमाणु दूगो है, तो कैसे गुणा करेंगे, इंटू 2 करेंगे। खाली बोला होता है यहाँ पर CO2 के अणुओं की संख्या निकाले, तो यहीं पर हो जाता है आंसर। मान जैसे मैं कार्बन परमाणु की संख्या निकाले, तो एगो CO2 में एगो कार्बन, तो 1 से गुणा करते हैं, यानी 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ बोले ऑक्सीजन परमाणु तो 2 से गुणा किए, अब बोलता है कुल परमाणु, तो एक अणु में कितने परमाणु होंगे, 2 और 1 3, 3 से गुणा करते हैं। तो सिचुएशन के अनुसार मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत बढ़िया एग्जांपल से भी हम लोग समझते हैं। ठीक है देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, एक पॉइंट हटे देते हैं, क्या आएगा 0, ये कितना गया 1/10। ठीक है तो यहाँ पर आगे कितना 1/10 इंटू एन का मान क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में क्या दिया है 2, तो यहाँ लिख दिए थे। ठीक है अब देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 लिख देखिए, इसे भी देखिए इसका राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कितना गया 6 दूना 12, तो 12 इंटू यहाँ 10 का पावर 23 है, यहाँ बटा में 10 है, तो 10 का पावर 23 बटा 10 कितना आ जाएगा 10 का पावर 22। सही है। अब बताइए इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदले तो क्या होगा, देखिए तो इसको वैज्ञानिक संकेतन पॉइंट यहाँ पर लाएंगे तो 1.2 होते हैं, 10 का पावर 22 है तो 23 हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 10⁻23 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक करो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर एसटीपी पर 4.4 ग्राम CO2 द्वारा घेरा गया आयतन। अच्छा बताइए इतना ग्राम CO2 है तो कितना आयतन घेरता है, तो हमने पढ़े एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का, तो 2 मोल का क्या होगा इसका 2 गुना, 3 मोल का क्या होगा इसका 3 गुना। जैसे हम सिर्फ ये पता कर लें कि 4.4 ग्राम CO2 में कितना मोल होता है, सॉल्व बन जाएगा। तो देखिए 4.4 ग्राम CO2 में कितना मोल, तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो CO2 कितना होता है 44, तो 44 हो गया, इतना आयतन होगा, इतना मोल आ गया। अब मोल से आयतन कैसे निकालते हैं, इससे गुणा करते हैं, तो कितना पॉइंट हटा देते हैं 0 आ गया 1/10, 1/10 फिर यहाँ 0 है तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2.24 लीटर, 2.2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, एक मिनट चलिए। क्वेश्चन नंबर 78 दिया यहाँ पर, निम्न में से गैसों के किस युग्म में अणुओं की संख्या समान है। ऐसा अणुओं की संख्या समान है, ध्यान देंगे, तो बोल रहे O2 का 16 ग्राम और N2 का 14 ग्राम, तो जिसमें मोल की संख्या समान अणु की संख्या समान होगा। तब देखिए 16 ग्राम O2 में कितना मोल, तो दिया गया द्रव्यमान 16 बटा मोलर द्रव्यमान 32, तो कितना गया 1/2, यानी 1/2 मोल है। दिया गया द्रव्यमान 14 अब बटा मोलर द्रव्यमान कितना होगा 28, ये भी आ गया 1/2, यानी ये भी 1/2 मोल, ये भी 1/2 मोल, तो दोनों का सेम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अणु की संख्या क्या होगा सेम होगा। बाकी चेक कर लीजिए 8 ग्राम O2, तो 8 बटा O2 का द्रव्यमान होता है 32, कितना गया 1/4, यानी 1/4 मोल है। CO2 का निकालिए तो दिया गया द्रव्यमान 22 अब बटा CO2 का आएगा 44, यानी कितना गया 1/2, तो क्या 1/4 1/2 बराबर नहीं ना है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 करेंगे। इसी तरह क्या कर सकते हैं आप, बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि किसी विलयन का घनत्व 3.12 ग्राम पर ml हो तो सार्थक अंकों में इसके 1.5 ml का द्रव्यमान क्या है। अच्छा तो घनत्व दिया है, हमें द्रव्यमान निकालना है, तो फॉर्मूला पढ़े घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है हमें क्या निकालना है द्रव्यमान, तो जैसे द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या आएगा घनत्व इंटू आयतन, तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में दिया है घनत्व, घनत्व कितना दिया है 3.12 इंटू आयतन, आयतन क्या है आयतन
1.5 ml, तो 1.5 देखिए यहाँ ml में है, ये भी क्या है ml में, यानी मात्रक चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए इसका मान बताना है, परंतु क्या सार्थक अंक के आधार पर बताना है। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, क्या होगा 15 दूना 300 हर 3 15 कम 15, इसे पता है आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट सीख रहे हैं तो देख लेते हैं। 15 कम 15, 15 3 18, 15 3 45, 45 1 46, दशमलव कितना अंक पहले 3 अंक पहले, इतना क्या नहीं इतना। अब बताइए इसमें कितने सार्थक अंक रखने हैं, तो इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है, यानी इसमें भी 2, कितने रखने हैं, मात्र 2 सार्थक अंक रखने हैं। तो यानी 2 यानी यहाँ से यहाँ तक रखना है, तो इसको हटाना होगा। तो जो 8 हटाएंगे, जीरो से मतलब नहीं, जीरो हटा सकते हैं, जब ये 8 हटाएंगे तो 5 से बड़ा है छोटा है, 5 से बड़ा है, जब इसको हटाएंगे तो इसमें को बढ़ाएंगे, तो 4.6 से तो बढ़ाएंगे तो 7, तो 4.7 ग्राम होगा। दरमान क्या होगा 4.7 ग्राम कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है, टिकट ऑप्शन नंबर ए टिकट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 0.003050 में सार्थक अंक की संख्या है, सिंपल सार्थक अंक की संख्या निकालना है। तो ये 3 और 5 तो सार्थक होंगे, जीरो को चेक करते हैं तो शुरू वाले जीरो सार्थक नहीं है, बीच वाला सार्थक है, अंत वाला सार्थक है, शुरू में दशमलव, यानी कितने सार्थक अंक है 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके, 90 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अच्छा 90 ग्राम जल है तो दिया गया द्रव्यमान 90, अब बटा मोलर मास, तो जल का मोलर मास क्या होता है 18, तो 18 दिया गया मोल, यानी इसका मान क्या हुआ, जल सूत्र H2 होता है ना H2, इसका मान क्या हुआ 90/18 मोल क्या है, जल है, जल है। अब हमको यानी इस अणुओं की संख्या इतना आ गया, इतना मोल, मोल है तो क्या करेंगे इंटू Na कर देंगे। ओके, तो इतना मोल क्या है H2O अणु है, लेकिन हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो H2O के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हाइड्रोजन क्या है 1, तो 1 दूना 2, तो 2, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो 8, 8 2 कितना गया 10, क्या कह लेंगे इंटू 10। ठीक है, जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या होता है। अब जहां तक बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यदि परमाणु उदासीन रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चलिए तो कितना गया यहाँ पर 18 × 90 और 10 × 50, तो गया 50 Na, तो दिया है 50 Na, ऑप्शन नंबर बी में कैटेगरी, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पर 5 मोल चीनी में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। देखिए 5 है तो 5 मोल बने Na, चीनी यानी इसमें क्या बोला है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो इसकी संख्या तो हम निकाल ली। मान लीजिए नाश्ता का पॉकेट है, तो कितना नाश्ता का पॉकेट आ गया 5 मोल, लेकिन हमें नाश्ता के पॉकेट की संख्या नहीं निकालना है, क्या निकालना है, हम उसमें निकालना है हाइड्रोजन परमाणु संख्या। मान लीजिए हाइड्रोजन को मिठाई है, तो ये पॉकेट में कौन मिठाई है 22 को, तो 22 से गुणा कर देंगे, हो गया। क्या निकालना है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो कैसे गुणा कर देंगे 22 से गुणा कर देंगे, तो कितना है 22 × 110, 110 Na, तो दिया है। अच्छा ये डायरेक्टली सॉल्व किया है, तो सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं हम कर लेते हैं, 5 है 5 Na का मतलब 6.022, तो हटाते हैं 022 जो होता है 6.022 हटाते हैं, इंटू 10 का पावर 23, तो 10 का पावर 23, 5 है 5 Na का मान इतना है, इंटू 22 है तो 22, तो कितना गया यहाँ पर 6 × 35 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 22, तो कितना गया 22 3 66, 22 3 66, 0 है 0 इंटू 10 का पावर 23। वैज्ञानिक संख्या दोनों बदल रहे हैं, तो दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, जैसे ही दशमलव यहाँ पर लगाएंगे तो पावर में 2 बढ़ा देंगे, तो 23 2 कितना हो जाएगा 25, तो 10 का पावर 25, 6.6, ऑप्शन नंबर सी 10 का पावर 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए फिर आ गया थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सवाल। d/dx 4 cos x + 3 sin x बराबर a cos x - b sin x हो, तब वो बताना है a और b का मान क्या होगा, ध्यान देंगे। अब बताइए यहाँ पर दिया है a cos x - b sin x, यहाँ पर d/dx आ गया ना, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, तो बताइए 4 है तो 4 cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो यहाँ जाएगा माइनस sin x, प्लस है प्लस, 3 है 3 sin क्या होता है, तो साइन का होता है cos x, तो cos x, अब बराबर में क्या है a cos x - b sin x, हम a और b का मान निकाला। अच्छा यहाँ पर साइन के साथ क्या है -4, इसमें साइन के साथ क्या है -b, तो क्या -b अब -4 बराबर होगा, तुलना करना है, तुलना करेंगे a और b का मान निकल जाएगा, तो b माइनस माइनस खत्म, b का मान कितना गया 4, तो b का मान आ गया 4। अब चलिए a निकालते हैं, ये cos x के साथ क्या है 3, इसमें cos x के साथ क्या है a, यानी a का मान आ गया 3, तो a बराबर 3 और b बराबर 4, a बराबर 3 b बराबर 4, a बराबर 3 तो 4 दिया है तो खत्म, a बराबर 3 b बराबर 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा b, तो b टिक करो। ओके चलिए, हालांकि मिस्टेक से ऑप्शन नंबर a और d, आज क्लास में कुछ बच्चे बोले थे सर a और d सेम है, तो a और d से क्या मतलब है, आपका आंसर कौन सा आ गया b, तो b टिक करो। ठीक है, यदि आप a या d को टिक किए तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 84, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा x³ / 3, कहाँ से कहाँ तक करना है a से b तक,
तो जहां जहां 100 बी रखेंगे तो बी के पावर 3 माइनस एक मिनट या जहाँ x वन बी रखेंगे तो b के पावर 3 है बटा में 3 है तो प्लस है माइनस माइनस, जहाँ x वन a रखेंगे तो a के पावर 3 बटा 3, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ ऊपर आएगा बी क्यू माइनस ए क्यू, तो कहीं देख दिया है बी क्यू माइनस ए क्यू बाई 3, ऑप्शन नंबर सी में है तो क्या टिक करना, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन फिर आ गया डॉट प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ पर आई के साथ 1, यहाँ आई के साथ 1, आई के साथ आई गुणा करते हैं तो 1 × 1 1, इसमें जे के नहीं है तो खत्म हो गया, तो 1 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टिक कर देंगे। चलिए तो इस तरह करके 85 तक फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पूरा खत्म हो गया। अब लास्ट 86 से लेकर 100 तक क्या देखेंगे लोग, मैथ का क्वेश्चन देखेंगे लोग। चलिए शुरू करते हैं, बाकी जो बायोलॉजी क्वेश्चन है सर क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ दिया है। हाँ चूंकि हम लोग मैथ में भी सेट से भी खत्म किए हैं लोग, सिर्फ इसमें सेट का सवाल है, ध्यान देंगे। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने नहीं आता है तो ऑप्शन रखकर चेक कर लीजिए। मान लीजिए हमको ऑप्शन चेक करना है, कैसे करेंगे, देखिए पहले 1 दिया था, जहाँ x मान रखी तो 1, तो a का स्क्वायर 1 प्लस से प्लस, फिर x का मान 1 - 2, कि इसका मान 0 आएगा, यानी इसका एक सॉल्यूशन 1 है, क्या है 1, तो 1 तो मिल गया, अब 2 है तो 2 चेक करते हैं, तो 2 दूना 4 अब प्लस 2 अब -2, क्या कभी 0 होगा, नहीं ना होगा, तो 2 इसको 0 नहीं किया, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ए क्या हुआ कैंसिल, तो 1 मिल गया 1, तो 1 देखिए और कहीं है, अच्छा इसमें है 1 है ना। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं -2, तो जहाँ x में -2 रखे तो -2 का स्क्वायर 4, फिर आप -2 करें तो -2 अब -2, तो 4 -2 -2 कितना है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो डी टी कर, बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे लोग, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका, 3 मेथड पढ़े होंगे लोग, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ के यानी गुणनखंड विधि द्वारा, एक पढ़े होंगे लोग द्विघात सूत्र से। ओके चलिए, हालांकि द्विघात सूत्र क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही बनकर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, द रोस्टर फॉर्म ऑफ बी बराबर इतना, अच्छा बी बराबर क्या दिया है वाई, तो वाई क्या है, तो वाई इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल क्या होता है ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू, इसमें यू नहीं है तो खत्म, ए ई ओ यू, आई नहीं है, इसमें भी दो नहीं है, ए ई आई ओ यू, एन ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो डी टी कर दो। ओके अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट इतना, अच्छा ये सेट है रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम कुछ मान लेते हैं। अब बता दें आपको, रोस्टर फॉर्म से जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आता है, और ऑप्शन वाले सवाल होते हैं बहुत आसान होते हैं, कैसे आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए बट थोड़ा सा सोचते हैं क्या होता है, तो क्या करते हैं लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन सभी एलिमेंट को हमने मान लिया x, अब यहाँ x के बारे में कुछ ऐसा लिखे कि एग्जैक्टली यही है, तो इसमें सोचिए कोई खास पैटर्न देख पा रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 37, ऐसे चलता रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी यहाँ पर संख्या यानी जो x है, x क्या है, तो x जो है नेचुरल नंबर जो है उसका स्क्वायर, सही गलत, ये n क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस लाइन का मतलब क्या हुई, जो n है ना नेचुरल नंबर है, और x क्या है उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो इसमें जो भी एलिमेंट्स वो क्या है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है, तो नेचुरल नंबर में क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, यानी आप ऑप्शन से बना सकते हैं कैसे, x बोला है, x क्या है, x एंड ऑड नेचुरल नंबर, x क्या है ऑड, क्या ये ऑड नेचुरल नंबर है, तो यदि ऑड है तो फिर 4 भी है, तो 4 तो इवन है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। बी दिया है x इज इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें देखिए हम 1 देख रहे हैं तो 1 तो ऑड है, तो ये भी गया। सी देखिए तो क्या दिया है, x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सही बात है, ये सभी जो टर्म है क्या है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन ऑप्शन नंबर क्या होती है द सी टिक। ओके चलिए, ये क्यों नहीं है, तो x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर, ये बोल रहा है प्राइम नेचुरल नंबर, क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं, 9 प्राइम नंबर है, नहीं, यानी आप ऑप्शन से भी सवाल को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 दिया यहाँ पर, Which of the following is infinite set, बताना है कौन इनफाइनाइट सेट है। ऑप्शन ए दिया है x such that x belongs to natural number और x - 1 into x - 2 is equal to 2, जैसे कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे, x का मान 1 x का मान 2 और दोनों नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट, क्या हो जाएगा फाइनाइट। यहाँ बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x स्क्वायर बराबर 4, तो बताइए x स्क्वायर इक्वल टू 4 कितना आएगा, x बराबर +- 4, ये +-2, मुझे पता है आप अगला ऑप्शन पर जाएंगे जल्द बता देंगे, बट सीखना भी जरूरी है। तो x का मान +2 और -2, इसमें कौन लेंगे, नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर क्या है 2 है, -2 नहीं है, तो यानी 2, तो इसमें एक सेट एक एलिमेंट आ गया, तो चूंकि एक एलिमेंट है तो फाइनाइट सेट हो गया। हमें खोजना इनफाइनाइट सेट क्या होगा, ये देखिए तो बोल रहा है कि a बराबर एक यहाँ पर ना x बराबर
सॉरी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है। अब बोला 2x माइनस 1 बराबर 0, तो इसके भी कितने सोल्यूशन आएंगे? एक। वो भी क्या आएगा? 2x बराबर 1 यानी x बराबर 1/2। और 1/2 चूंकि नेचुरल नंबर नहीं है तो एम्प्टी सेट है। सी क्या है? एम्प्टी, यानी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। लास्ट देखते हैं डी नंबर। x नेचुरल नंबर, x इज प्राइम नंबर। तो बताइए x नेचुरल भी हो प्राइम भी हो, तो बताइए ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जो प्राइम है? अनंत है, अनगिनत है। तो यही क्या हुआ? इनफिनाइट सेट हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी। यानी ऐसे अनंत नेचुरल नंबर है जो क्या है? प्राइम नंबर भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी। तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक मिनट। सवाल दिया यहाँ पर, इफ a बराबर 0, b बराबर x सच डेट x का मान 15 से बड़ा और x का मान 5 से छोटा, c बराबर इतना, d बराबर इतना, अच्छा e बराबर इतना, तो बोल रहा है इसमें फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट। अच्छा इसे बताना इक्वल सेट्स कौन से? ऑप्शन आया था, ऑप्शन ए दिया है ए और बी। चेक करते हैं क्या ए और बी बराबर है। तो ए में आ रहा है 0, बी क्या है? बी। तो बी बोल रहा है x का मान 15 से बड़ा हो और x का मान 5 से छोटा हो। तो हम बोले एक ऐसा संख्या बताइए जो 15 से बड़ा है 5 से छोटा है। तो एक साथ तो पॉसिबल है ही नहीं, जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो। तो ये क्या है? ये एम्प्टी सेट है। और यहाँ पर दोस्तों दोनों बराबर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए गया। बी दिया है बी और सी बराबर, चेक करते हैं। तो बी क्या है? एम्प्टी सेट है। यदि सी भी एम्प्टी है तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए सी में क्या है? x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान 5 आएगा, तो ये भी बराबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी गया। डी दिया सी और डी, तो देखिए सी में क्या आ रहा है? x का मान 5। अब डी तो चेक करते हैं। तो डी में x का मान क्या है? प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5, तो ये भी किया। तो जब तीनों ऑप्शन गलत तो लास्ट क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी टिक कर देंगे, बिना सॉल्व किए टिक कर देंगे, ठीक है। बर्तन चेक कर लेते हैं। तो सी में क्या रही? तो सी में x का मान 5 आ रहा है। देखिए ई में भी पक्का 5 ही आएगा। तो चेक करते हैं ई कहाँ पर दिया रही है। तो यहाँ पर ई x सच डेट x इज पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। रूट ऑफ द इक्वेशन इसका, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। इसका क्या है? रूट। रूट माने क्या हुआ? इसका मूल है। जब इसका आप मूल निकालेंगे तो उस मूल में क्या आएगा? एक और इसमें कंडीशन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर ही लेना। इसको क्या करते? चलिए इसका मूल निकालते हैं। तो फर्स्ट इंटू लास्ट से आप निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ 15 रहे 15, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं माइनस 5x अब प्लस 3x। क्यों? कि गुणा करने से 15 आएगा। माइनस 5 प्लस 3 कितना? माइनस 2। माइनस 15 है, 15 0 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, कितना आ गया? x माइनस 5। 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया? x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों में x माइनस 5 है तो कॉमन ले लेंगे, तो कितना आएगा? x प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान आ गया 5 और यहाँ से x का मान माइनस 3। अब इसमें कंडीशन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पॉजिटिव नहीं है तो ये खत्म हो गया। तो सेट में सिर्फ क्या आएगा? x का मान 5 आएगा। तो ई में भी x का मान 5 और सेट सी में भी 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। सी और ई क्या है? बराबर है, बराबर आ गया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सेट फाई ए बी सी। ओके यानी इतने सेट दिए गए, इनके लिए बताना है कौन सही है। ऑप्शन ए दिया है ए इज द सबसेट ऑफ बी। चेक करते हैं क्या ए बी का सबसेट है? तो यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 3 का, इसमें 3 नहीं ना है, यानी ए बी का सबसेट नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? गलत है। बी देखते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ सी। क्या बी के सभी एलिमेंट सी में है? देखिए तो 1 है, ठीक है, 5 है, 9 है, राइट, यानी बी क्या है? सी का सबसेट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का मान क्या होगा? तो हमें क्या निकालना है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए के वे सभी एलिमेंट जो बी में न हो। देखिए तो ए में 2, क्या इसमें 2 है? नहीं ना है, तो 2 रहेगा। 4, इसमें 4 है तो छोड़ देंगे। 6, 6 नहीं तो 6 लेंगे। 8, 8 है खत्म। यानी ए माइनस बी का मान कितना है? 2 का मान 6। तो देखिए तो 2 का मान 6 को ही दिया यहाँ पर, देखिए 2 का मान 6, यहाँ पर नहीं है, खत्म, यहाँ पर नहीं खत्म, यहाँ पर नहीं खत्म, यानी तीनों ऑप्शन जब चले गए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। आपको यहाँ बी माइनस ए निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बड़े देख लेते हैं बी माइनस ए का मान क्या आएगा? बी के वैसे एलिमेंट जो ए में ना हो। देखिए तो बी में 1 है, क्या इसमें 1 है? नहीं ना है, तो 1 लेंगे। बी का और कौन सा एलिमेंट जो इसमें नहीं है? 4, इसमें 4 है, छोड़ देंगे। 7, तो 7, 1 का मान 7। देखिए तो इसमें 1 का मान 7 है, हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा तो कंफर्म है कि ए बराबर 5 होगा और बी बराबर 5, यानी ए बराबर 5 और बी बराबर 5, यानी ए इम्प्टी सेट या बी इम्प्टी सेट। इस लाइन का मतलब है ना, यदि ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 हो, यानी ए और बी डिसजॉइंट सेट हो, तो कंफर्म है कि ए या बी में कोई एगो 5 होगा। क्या लाइन सही है? चेक कर लेते हैं, क्या चेक करेंगे? वेन डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं या कोई एग्जांपल लेकर। चलिए एग्जांपल लेकर करते हैं।
एक कोई एक ऐसा सेट लेते हैं ए, कोई भी ले सकते हैं, 1 2 ले लेते हैं, एक सेट बी लेते हैं, तो मान लीजिए B3 ले लेते हैं। ऐसा सेट लेना था कि इंटरसेक्शन फाई हो, और यहाँ पे इंटरसेक्शन भी क्या है फाई, यानी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब क्या इसमें ए फाई है, देखिए तो नहीं है, बी फाई है नहीं है, क्या दोनों में से कोई एक फाई है नहीं, यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या है गलत, तो ऑप्शन नंबर क्या है गलत। बी चेक करते हैं, a माइनस बी बराबर फाई। अब a माइनस बी बराबर फाई, ऐसा कोई एग्जाम्पल लीजिए, तो मान लीजिए एक ले लेते हैं 1 2। अब बी में तो बताइए a माइनस बी का मान क्या हो, a का वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो ले लेते हैं लोग, यानी ये पूरा पूरा इसमें रहेगा 1 2 3 मान लेते हैं। अब तो इसमें a माइनस बी क्या आएगा, तो a माइनस बी आएगा फाई, कंफर्म में फाई आएगा, क्योंकि a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, तो यहाँ 1 तो 1 2 तो 2 है, यानी a का कोई भी एलिमेंट नहीं जो b में नहीं है। ठीक है, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, कैसे कोई एलिमेंट है नहीं ना है, तो a माइनस बी क्या आ गया फाई आ गया। अब बताइए जब a माइनस बी फाई, तो क्या a b का सबसेट है, देखिए तो जाहिर सी बात है a b का सबसेट है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, तो बी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, a इंटरसेक्शन b बराबर फाई, देन यदि a इंटरसेक्शन b बराबर फाई हो तो क्या a माइनस बी फाई होगा, चेक करते हैं। तो मान लीजिए एक सेट a ले लेते हैं, एक सेट b ले लेते हैं, इस फोटो में a इंटरसेक्शन b क्या है, फाई है, तो a माइनस बी फाई होगा नहीं होगा, a माइनस बी क्या होगा, पूरा पूरा a आ गया, तो बताइए अब a माइनस बी क्या होगा, a होगा, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, तो पूरा का पूरा है तो a आ गया। आप एग्जाम्पल से बनाना चाहते हैं, एग्जाम्पल से बना सकते हैं, कैसे वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेट a ले लेते हैं 1 2, एक सेट b ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, यहाँ a इंटरसेक्शन b क्या है फाई है, यानी इस कंडीशन को पूरा कर दिया। अब निकालना है a माइनस बी, यहाँ निकाले तो a माइनस बी, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, तो 1 क्या इसमें 1 है नहीं, तो 1 लेंगे, 2 2 नहीं है तो 2 लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, a माइनस बी का मान फिर यही आ गया, यानी a आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं a, तो a माइनस बी का मान a होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा b, तो b टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द शेडेड पार्ट ऑफ द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, ये जो वेन डायग्राम है इसका शेडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला क्या है, देखिए तो ये पूरा पूरा क्या है, सेट a है, और ये वाला पूरा पूरा क्या है b है, तो a माइनस बी ने सिर्फ इतना ही ना दिया है, a और b में इतना शेडेड रीजन, ये वाला क्या है, तो ये वाला कौन सा क्षेत्र है, a का क्षेत्र है, a का कौन सा क्षेत्र जो b में ना हो, तो a का वो भाग जो b में ना हो, हम क्या बोलते हैं, a माइनस बी बोलते हैं। तो ये वाला क्या दिखा रहा है, a माइनस बी को, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, देन a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, a माइनस बी का मान क्या हो, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो। देखिए तो a में क्या है 1, तो इसमें 1 है नहीं ना है, तो 1 लेंगे, इसमें 2, तो इसमें 2 है तो 2 छोड़ देंगे, 3 नहीं है तो 3 लेंगे। उसका देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, सिर्फ इवन नंबर है, यानी 4 6 छोड़ देंगे, यानी 5, तो 3 3 के बाद 5, तो 1 3 5 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी में टिक, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन चारों में कौन सा ट्रू है बताना है। ओके ऑप्शन ने दिया है, इतना एंड इतना डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कब होता है, जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो। क्या दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, इंटरसेक्शन में क्या हो, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट बोलेंगे। देखिए तो इसमें क्या है 3 और यहाँ भी 3 कॉमन आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। ए ई आई ओ यू, यहाँ ए, तो देखिए ए कॉमन आ गया, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, भी गलत है। 2 6 10 14, 3 7 11 15 डिसजॉइंट है। देखिए इसमें दो है नहीं है, 6 इसमें 6 नहीं है, इसमें 10 नहीं है, तो 14, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 5, इसलिए दोनों का दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इफ यू बराबर इतना, यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, देन व्हिच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सही है आपको बताना है। सिंपल है, ए यूनियन बी डैश, तो बताइए आपको निकालना है ए यूनियन बी डैश, आगे क्या निकालना होगा, ए यूनियन बी, तो बताइए ए यूनियन बी कितना आएगा, 2 3 2 3, अब ए वाला खत्म, बी वाला 3 आ गया है तो 3 छोड़ देंगे, 4 5, ये आगे ए यूनियन बी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश, यानी अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बताइए 2 3 4 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 2 3 4 5 छोड़ के बाकी सब, यानी 1 6 क्या आएगा, 1 6, तो क्या 1 6 नहीं ना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत। इसका मान कितना आएगा 1,6। ठीक है, अब यहाँ दिया b माइनस ए, चलिए निकालते हैं b माइनस ए, तो b का वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो 3 क्या 3 है, इसमें छोड़ देंगे, 4 4 नहीं तो 4 लेंगे, 5, तो 4 का 5 सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा b, तो b टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर b क्या है, सही है, तो आ गया। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए तो a यूनियन b इक्वल टू 3, क्या यूनियन b 3 है नहीं ना, ये भी गलत है, ये भी चेक कर सकते हैं। a माइनस बी, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, तो 2, इसमें 2 नहीं तो 2 लेंगे, तो खाली 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 3 4 3 है, ये भी क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, चलिए लास्ट के 2 सवाल है, उसके बाद बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी वाला सवाल क्लास में शॉर्ट डिस्कस करेंगे, ध्यान देंगे।
सवाल यहाँ दिया है द शेडेड पार्ट ऑफ द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, इसमें जो शेडेड पार्ट है ना ये वाला इतना ही शेडेड है, यह क्या रिप्रेजेंट करता है ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक सेट ए है, यहाँ सेट बी है, यहाँ सेट ए, ठीक है, कितना शेडेड है, इतना ही शेडेड है, इतना ही शेडेड है, यह क्या रिप्रेजेंट, तो थोड़ा सोचिए क्या है एक्चुअली। तो ऑप्शन से भी आप सोच सकते हैं कैसे, देखिए अच्छा ऐसे ये पूरा का पूरा जो है, एक काम करते हैं ऑप्शन से देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पर होगा, ए और बी यानी हई वाला पूरा होगा, फिर सी कहाँ पर है, सी यानी हई सब हो गया सब, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, सिर्फ इतना कॉमन आएगा बीच वाला, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये पूरा के पूरा ए या पूरा का पूरा बी, यूनियन बी, अब इसका इंटरसेक्शन लेना सी के साथ तो क्या जाएगा, हई इतना आ जाएगा ना, तो ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत। ये देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी मैंने क्या हो, जैसे देखिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन क्षेत्र आएंगे, ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये आएगा और ये आएगा, हिंदू को क्षेत्र है जो इस तरह साइन किए हैं। सी कहाँ पर है, सी, अच्छा सी यानी पूरा का पूरा भाग, चलिए इसको डॉट देते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये सब किसके क्षेत्र है, सी के क्षेत्र है। यूनियन माने क्या हो, सब कंबाइन करना है, यानी सब के सब क्षेत्र को सेट कर देंगे, रंग देंगे, तो ये ऐसा तो है नहीं, तो ये भी गलत, तो लास्ट डी बचा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको निकाल के देखते हैं, ए यूनियन बी, सोचिए ये सेट ए है, सेट बी है, सेट सी, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, फिर दिया है ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, ए और सी में एक ये आएगा और एक ये आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन, क्या लेना है, यूनियन, यूनियन में क्या होगा, जहां जहां ये क्षेत्र है सब कंबाइन कर देना है, देखिए तो यहाँ ये सब है कि नहीं, देखिए इन सबको रंग दिया, ठीक है, क्वेश्चन में सही था, ऐसा ही है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी, तो डी टी करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टी करेंगे, ओके। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, सवाल दिया यहाँ पर द वेन डायग्राम फॉर सेट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट, ठीक है, आप ऑप्शन से भी सोच सकते हैं या डायरेक्टली बना सकते हैं, चलिए बनाते हैं। तो एक सेट ए का बात किया है, फिर सेट बी का बात किया, फिर सेट सी का बात किया, ए बी सी, हमें क्या निकलना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ताकि चलिए बी इंटरसेक्शन सी खोज लेते हैं, कहाँ पर ए कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब क्या है, ए है। अब जो बी इंटरसेक्शन सी, कहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का कॉमन पार्ट ये है और ये है, ठीक है, तो ए माइनस इतना का मतलब क्या हुआ, ए का वह एलिमेंट जो इसमें नहीं हो, इसमें नहीं हो, तो ए का कौन सा भाग है जो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट में नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कौन था, और हई ना था, हई, तो हई ना पार्ट नहीं है, यानी इतना कलर करना होगा, इसमें क्या आएगा, इतना कलर, देखिए हई वाला होगा, देखिए इधर यानी हई वाला छोड़ के बाकी ये सब होगा, ये सब ऐसे समझ सकते हैं, यानी हई सब होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो दिखाई दे रहा है ना यही सब होगा, तो कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, टिक रंग बी। ऐसे भी सोचिए हई पूरा पूरा क्या हो गया, ए हो गया, ए माइनस कुछ हटाना है, क्या हटाना है, बी इंट, एक मिनट, बी इंटरसेक्शन सी, तो हई हट गया, देखिए तो ये बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट क्या हुआ है, हट गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी, तो बी टिक रंग। चलिए तो इस तरह का क्या होता है, ये जो 11th क्लास का टेस्ट हुआ था उस टेस्ट पेपर का पूरा डिस्कशन खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।